हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक कवर कर रहे हैं प्रोफेशनल एथिक्स के चैप्टर में एक नया टॉपिक जो इंस्टीट्यूट के अक्टूबर 21 के स्टडी मटेरियल में ऐड किया गया है, दैट इज नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन को। नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन ये वर्ड अपने आप में ही अपना मीनिंग दे रहा है कि यदि लॉ एंड रेगुलेशन जो एप्लीकेबल है एक एंटिटी के ऊपर, उनकी नॉन कंप्लायंस होती है। अब हमें इस नॉन कंप्लायंस को किसके रेफरेंस में पढ़ना है? जब हम बात कर रहे हैं कि प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर हमें इस टॉपिक को पढ़ना है, तो इसका मतलब यह आ गया एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, वेदर इन प्रैक्टिस और इन सर्विस, प्रोफेशनल अकाउंटेंट की क्या जिम्मेदारी बनती है कि यदि वो क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन कर रहा है, क्लाइंट के रिकॉर्ड को एग्जामिन कर रहा है, या एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस अपने एम्प्लॉयर के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहा है और जो भी असाइनमेंट्स उसको दी गई है उनको इंश्योर कर रहा है, तो उसकी नॉलेज में कोई सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस आता है तो उसको क्या करना चाहिए? जब हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक स्टैंडर्ड आ जाता है SA 250, दैट इज कंसिडरेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करते वक्त ऑडिटर को लॉ एंड रेगुलेशंस के बारे में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। एज पर SA 250, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशंस किसकी है? मैनेजमेंट की है। ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से SA 250 ने सारे लॉ एंड रेगुलेशंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। दोज लॉ एंड रेगुलेशंस दैट डायरेक्टली अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड दोज लॉ एंड रेगुलेशन व्हिच डायरेक्टली नॉट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट दे can affect the financial statement, that means indirect effect पड़ रहा है। तो उसके रेफरेंस में SA 250 ने हमें प्रोविजंस बताए थे कि ऑडिटर्स की क्या ड्यूटी बनती है। बट यदि एक पर्सन एसोसिएटेड है इन एनी अदर कैपेसिटी नॉट एज ए ऑडिटर और उसकी नॉलेज में कोई नॉन कंप्लायंस आता है, देन कि यदि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस किसी क्लाइंट के किसी भी असाइनमेंट पर काम कर रहा है और मान लीजिए टैक्स रिप्रेजेंटेशन का काम कर रहा है, रिटर्न फाइलिंग का काम कर रहा है और एनी अदर एंगेजमेंट, और उसकी नॉलेज में क्लाइंट का कोई लॉ एंड रेगुलेशन का नॉन कंप्लायंस आता है, तो उसकी क्या ड्यूटी बनती है? सिमिलरली, इफ अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट इज एसोसिएटेड विद एनी ऑर्गेनाइजेशन इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, तो यदि एम्प्लॉय की कैपेसिटी में काम कर रहे हैं और एम्प्लॉयर का कोई लॉ एंड रेगुलेशन जो एम्प्लॉयर एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, उसका कोई लॉ एंड रेगुलेशन का नॉन कंप्लायंस सामने आता है, तो एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट हु इज वर्किंग इन द कैपेसिटी एज एन एम्प्लॉय, उसकी क्या ड्यूटीज बनती हैं? सो कोड ऑफ एथिक्स के अंदर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताया गया है इन रिलेशन टू लॉ एंड रेगुलेशन। बट दो लेवल पर कोड ऑफ एथिक्स चलता है, एक इंटरनेशनल एथिक्स जो इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स है, और दूसरा जो हमारे इंस्टीट्यूट ने कोड ऑफ एथिक्स हमें दे रखा है। तो नाउ अब जो इंटरनेशनल लेवल पर कोड ऑफ एथिक्स है उसके अंदर प्रोफेशनल अकाउंटेंट की जिम्मेदारी, चाहे वो प्रैक्टिस में है, सर्विस में है, ऑडिट पर एंगेज्ड है या किसी और असाइनमेंट में एंगेज्ड है, उन सब की बात की गई है। लेकिन जब हम कोड ऑफ एथिक्स जो इंडिया में एप्लीकेबल है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर, उसकी बात करते हैं तो बहुत लिमिटेड वे में NOC-LAR की एप्लीकेशन है, प्राइमरी इन रिलेशन टू द लिस्टेड एंटिटीज। सो अब इस टॉपिक में जो जो चीजें स्टडी मटेरियल में एड ऑन की गई हैं कि नंबर 1, NOC-LAR होता क्या है, NOC-LAR की एप्लीकेबिलिटी इंडिया में क्या है, NOC-LAR वर्सेस SA 250 एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ NAC-LAR। तो जो NOC-LAR है ये बेसिकली
कोड ऑफ एथिक्स के अंदर एक रिक्वायरमेंट है जो एप्लीकेबल है ओवर द प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, वेदर दे आर इन प्रैक्टिस और दे आर इन सर्विस। तो स्टार्ट करते हैं। 3-4 टॉपिक है जो इसके अंदर हमें कवर अप करने हैं। फर्स्ट वन, मीनिंग ऑफ NOC-LAR। NOC-LAR है क्या? एनी एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन, किसी लॉ की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को इग्नोर कर देना और गलत तरीके से करना। ओमिशन इग्नोर कर दिया, कमीशन रॉन्ग प्रैक्टिस। जानबूझकर या बाय मिस्टेक, दैट आर कॉन्ट्रैरी टू द प्रिवेलिंग लॉ एंड रेगुलेशंस। बाय हुम? बाय द क्लाइंट, जब हम प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस की बात करते हैं, और बाय द प्रोफेशनल अकाउंटेंट एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स एम्प्लॉयर। क्लाइंट की गवर्निंग बॉडी या गवर्निंग बॉडी ऑफ एम्प्लॉयर, मैनेजमेंट ऑफ क्लाइंट और मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयर, और अदर इंडिविजुअल्स वर्किंग अंडर द डायरेक्शंस ऑफ और वर्किंग फॉर द क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स यहां पर जो NOC-LAR को डिफाइन किया गया है वो इन रिलेशन टू 2 पर्सन्स। एक, इन रिलेशन टू प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस, और दूसरा प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हु आर इन सर्विस, जो सर्विस के अंदर है। एक सेकेंड। एक वर्ड है मेरे पास, प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। तो यदि हम जो मेंबर्स प्रैक्टिस में हैं उनके रेफरेंस में बात करें, उनके क्लाइंट ने कोई नॉन कंप्लायंस की, क्लाइंट की गवर्निंग बॉडी ने कोई नॉन कंप्लायंस की, मैनेजमेंट ने नॉन कंप्लायंस की, और अदर एम्प्लॉइज दैट आर वर्किंग फॉर और अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द क्लाइंट, या फिर जब मैं इन रिलेशन टू मेंबर्स इन सर्विस के रेफरेंस में बात करता हूं, उसके एम्प्लॉयर ने कोई नॉन कंप्लायंस किया, एम्प्लॉयर की गवर्निंग बॉडी ने कोई नॉन कंप्लायंस किया, लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, मैनेजमेंट ऑफ द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन और अदर एम्प्लॉइज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो जो NOC-LAR है बेसिकली है क्या? एन एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन, whether done intentionally or unintentionally, that are detrimental to the prevailing law and regulations, that are committed either by client or governing body or management or other persons working for or under the directions of client or employer. Now, अब बात करते हैं NOC-LAR की एप्लीकेबिलिटी क्या है। इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है। जो इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स है, इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट, उनका जो कोड ऑफ एथिक्स है, उन्होंने NOC-LAR एप्लीकेबल कर रखा है ऑल असाइनमेंट। मींस यदि मेंबर इन प्रैक्टिस ऑडिट सर्विस देता है, रिव्यू सर्विस देता है, कंपाइलेशन सर्विसेज देता है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज देता है, रिप्रेजेंटेशन की सर्विसेज देता है, कोई भी NOC-LAR की एप्लीकेबिलिटी इन रिलेशन टू इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स that is applicable to all assignments in case of member in practice and to all employers in case of members in service। लेकिन जब हम इंडियन रेफरेंस में बात करते हैं देन इसकी एप्लीकेशन अभी लिमिटेड है। कहां पर? ICAI के कोड में जो एप्लीकेबिलिटी है NOC-LAR की, दैट इज ऑडिट असाइनमेंट सिर्फ किसकी? लिस्टेड एंटिटीज की, इन केस ऑफ मेंबर इन प्रैक्टिस। एंड जब हम मेंबर इन सर्विस की बात करते हैं देन ओनली दोज मेंबर इन सर्विस हु आर वर्किंग इन द लिस्टेड एंटिटीज।
and for the members in service applicability restricted to the employees of listed entity only. So what is the difference? इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स के अंदर एनओसीएलआर की एप्लीकेबिलिटी के जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल है in relation to member in practice all assignment, in a relation to member in service all employers. लेकिन जब हम आईसीएआई के कोड ऑफ एथिक्स की एनओसीएलआर की बात करते हैं देन इट इज एप्लीकेबल इन रिलेशन टू मेंबर इन प्रैक्टिस ऑडिट ऑफ ओनली लिस्टेड एंटिटीज एंड सिमिलरली मेंबर इन सर्विस के केस में हु आर वर्किंग इन द लिस्टेड एंटिटीज ओनली. तो इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि जो एनओसीएलआर है इंडिया में दैट इज एप्लीकेबल ओवर ऑडिट असाइनमेंट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, नॉन एश्योरेंस असाइनमेंट्स ऑफ listed entities, audit assignments of all entities, listed as well as unlisted, non-assurance assignments of all entities. Answer: audit assignments of listed entities only. NOCLAR एप्लीकेबल होगा यदि एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट encounters or is made aware of any non-compliance or suspected non-compliance in the course of providing professional service to a client. डेफिनेटली तभी एप्लीकेबल होगा यदि उसको कोई नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई होता है या उसको कोई सस्पिशन है नॉन कंप्लायंस का. दो ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टिगेट, उसको नॉन कंप्लायंस के लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी. जैसे फ्रॉड के रेफरेंस में हम बात करते हैं, क्या फ्रॉड की प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑडिटर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नो. दो वाइल कैरिंग आउट द ऑडिट इफ एनी इंस्टांसेस ऑफ फ्रॉड उसको पता चलता है देन ही इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द प्रोसीजर्स एज रिक्वायर्ड अंडर एसए 240. तो सिमिलरली ऑडिटर की जिम्मेदारी नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशंस की इन्वेस्टिगेशंस की नहीं है, वो उसकी कंपिटेंसी से बाहर का एरिया माना जाएगा बिकॉज उसको जो लॉ एंड रेगुलेशंस की नॉलेज है वो सिर्फ उतनी चाहिए, हम उससे उतनी नॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, नॉट एक्सपर्टीज नॉलेज. अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट इज एक्सपेक्टेड to apply the knowledge and expertise and exercise professional judgment. However, he is not expected to have a level of knowledge of law and regulation greater than that is which is required to undertake the assignment. हम कोई compliance audit थोड़ी कर रहे हैं, हम secretarial audit थोड़ी कर रहे हैं कि हम लॉ की compliance के ऊपर अपनी रिपोर्ट देते हैं. नो. तो ऑडिट असाइनमेंट या कोई भी और असाइनमेंट हम करते हैं इन दैट केस हमसे लॉ की उतनी नॉलेज एक्सपेक्ट की जा सकती है जितनी उस पर्टिकुलर असाइनमेंट के लिए रिक्वायर्ड है. तो एक असाइनमेंट को करते वक्त हमें जितनी लॉ की नॉलेज है उसके बेसिस पर यदि हमारे सामने कोई लॉ की नॉन कंप्लायंस आती है देन एनओसीएलआर के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, जिसमें हमें कहा जाएगा वी नीड टू डिस्कस इट विद द मैनेजमेंट, वी नीड टू आस्क द मैनेजमेंट टू टेक द करेक्टिव स्टेप. इफ द मैनेजमेंट टेक द इफ मैनेजमेंट टेक करेक्टिव स्टेप्स देन इट इज ओके. इफ दे डू नॉट टेक द करेक्टिव स्टेप्स हमें क्या करना चाहिए, किस टाइम पर हमारी जिम्मेदारी बनती है टू कम्युनिकेट द मैटर टू द एनफोर्समेंट एजेंसीज, टू द रेगुलेटरी अथॉरिटीज. वो सब बातें एनओसीएलआर के प्रोसीजर्स के अंदर आती हैं कि इफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनी प्रोफेशनल असाइनमेंट ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट एनकाउंटर विद एनी नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन व्हाट इज द प्रोसीजर ही नीड टू फॉलो. वेदर एन एक्ट कॉन्स्टिट्यूट नॉन कंप्लायंस और नॉट, क्या इसका डिसीजन प्रोफेशनल अकाउंटेंट ले सकता है? नो. बिकॉज हम प्रोफेशनल अकाउंटेंट से एक्सपेक्ट ही नहीं करते एक्सपर्टीज नॉलेज ऑफ लॉ. सो इन सिचुएशंस के अंदर कि क्या एक एक्ट नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा, इट इज नीड टू बी डिसाइडेड बाय जुडिशियल बॉडी और एडजुडिकेटिंग बॉडीज. जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज हैं या जुडिशियल अथॉरिटीज हैं लाइक कोर्ट,
वो डिसीजन लेंगे इस चीज का। वेदर एन एक्ट कॉन्स्टिट्यूट नॉन कंप्लायंस इज अ मैटर दैट इज टू बी डिटरमिन्ड बाय अ कोर्ट और अदर अप्रोप्रिएट एडजुडिकेटिव बॉडीज लाइक ट्राइब्यूनल्स, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स। Matters that are clearly inconsequential or relating to personal misconduct वो हमारे स्कोप से बाहर है, वो हमारे स्कोप से बाहर है। ऐसे मैटर जिनका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है स्फीयर, या जो पर्सनल मिसकंडक्ट के मैटर हैं, दे आर नॉट कवर्ड इन द NOCLAR। एंड एज पर इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ अकाउंटेंट्स, इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स की अकॉर्डिंग अथॉरिटी को डिस्क्लोजर आप तभी करेंगे जब इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, बट आप उसको प्रिक्लूड कर सकते हैं इफ इन डूइंग सो इट वुड बी कॉन्ट्ररी टू लॉ एंड रेगुलेशन। मींस जहां पर आपकी ड्यूटी बनती है टू रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द क्लाइंट्स इंफॉर्मेशन, आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि आप इस मैटर को रिपोर्ट करें। लाइक आपने कुछ क्वेश्चंस भी पढ़े होंगे कि while carrying out the audit assignment, auditor become aware that certain irregularities in the records are there and उसने ये बातें रजिस्ट्रार को बताई। ऐसे क्वेश्चन भी आपने स्टैंडर्ड में भी, प्रोफेशनल एथिक्स में भी, कंपनी ऑडिट के चैप्टर में भी पढ़े हैं। तो हम उसमें क्या कहते हैं, ऑडिटर की कोई ड्यूटी ही नहीं थी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करने की, अनलेस इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। जैसे फ्रॉड की रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, it is the duty of the auditor to report it to the central government if the amount of fraud individually is in excess of rupees 1 crore rupees, otherwise no responsibility at all। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्निंग बॉडी तक की है रिपोर्टिंग की, सीजी को रिपोर्ट थोड़ी करता है वो। तो वही चीज यहां पर मेंशन है कि जो एप्लीकेबिलिटी है NOCLAR की इंटरनेशनल लेवल पर यदि हम बात करें, तो इंटरनेशनल लेवल पर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस के रिलेशन में सारी असाइनमेंट्स पर NOCLAR एप्लीकेबल होगा, और जो मेंबर इन सर्विस हैं, ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयर्स आर कवर्ड। लेकिन जब हम ICAI की कोड ऑफ एथिक्स की बात करते हैं, लिस्टेड एंटिटीज की ऑडिट असाइनमेंट इन केस ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस एंड इन केस ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन सर्विस, ओनली दोज एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन अ लिस्टेड एंटिटीज आर कवर्ड। So, this is about the applicability of NOCLAR in India. Now, what is the difference in between the NOCLAR and Standard on Auditing 250? जो हमारा SA 250 है, ये applicable है only in relation to audit assignment, not on other assurance engagements। लेकिन जब हम NOCLAR की बात करते हैं, पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स, देन सारी ऑडिट असाइनमेंट्स पर NOCLAR आल्सो एप्लीकेबल ओवर द प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन सर्विस पर। बट ICAI के कोड ऑफ एथिक्स की बात करें तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन सर्विस पर भी एप्लीकेबल होगा ये, और लिस्टेड एंटिटीज की ऑडिट पर वो तो कॉमन ही बात हो गई। हाउएवर NOCLAR is applicable on professional accountants in service as well as in practice। यदि हम प्रैक्टिस की बात करते हैं, it applies to auditor as well as professional service other than audit। लेकिन ये कहां पर, only in case of international code of ethics, not Indian code of ethics। इंडिया के कोड ऑफ एथिक्स में सिर्फ ऑडिट एंटिटीज कवर है, लिस्टेड एंटिटीज की। प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस के रिलेशन में अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स कवर नहीं है। हाउएवर डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोफेशनल अकाउंटेंट वेरी एज पर देयर रोल एज पर द रिस्पेक्टिव रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। एक डिफरेंस एप्लीकेबिलिटी का हो गया SA 250 की एंड NOCLAR की। नंबर 2, दूसरा डिफरेंस, SA 250 talks about the auditor's responsibilities for law that have the direct effect on the determination of material amount and disclosures in the financial statements, and other law and regulation that do not have a direct effect on the determination of amount and disclosure on the financial statement, but compliance with which may be fundamental to the operating aspects of the business। ये जनरल बात आपने SA 250 में पढ़ रखी है
कि ऐसे 250 के अंदर लॉ को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो लॉ एंड रेगुलेशन जिनका डायरेक्ट इफेक्ट है ऑन द अमाउंट एंड डिस्क्लोजर्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा जिनका कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है बट दे आर फंडामेंटल टू द ऑपरेटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। लेकिन जब हम NOCLAR की बात करते हैं, ये और एक स्टेप आगे चला जाता है और सारे लॉ की कवरेज कर लेता है, जिससे भी कोई नुकसान पहुंच सकता है स्टेक होल्डर्स को। स्टेक होल्डर की डेफिनेशन दे रखी है NOCLAR ने, इसमें इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सब कवर है। NOCLAR while being alike to SA 250 till this point, SA 250 की बातों को तो कवर कर ही रहा है, बट आगे चलता है considering non-compliances that causes substantial harm resulting in serious consequences in financial as well as non-financial terms, एक स्टेप आगे है। नेक्स्ट, SA 250 does not define the stakeholders, लेकिन NOCLAR is related to effect of non-compliance on investor, creditor, employees, general public, सबकी बात करता है। As per NOCLAR, in exceptional circumstances, professional accountants might become aware of imminent breach of law or regulation that would cause substantial harm to investor, creditor, employees, general public. Having first considered whether it would be appropriate to discuss the matter with management or TCWG, the accountant need to exercise professional judgment and determine क्या मुझे appropriate authorities को बताने की जरूरत है क्या, determine whether to disclose the matter immediately to an appropriate authority in order to prevent or mitigate consequences of such breach. यदि डिस्क्लोजर दिया जाता है, इफ डिस्क्लोजर इज मेड, दैट डिस्क्लोजर इज परमिटेड, लेकिन इस एक्सटेंट तक ऐसे 250 के अंदर प्रोविजन नहीं है। ऐसे 250 क्या कहता है, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड टू बी कम्युनिकेटेड टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज, एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज व्हेन रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन, when required by law and regulation। लेकिन NOCLAR में एक स्ट्रिक्ट एस्पेक्ट आ गया कि यदि प्रोफेशनल अकाउंटेंट को किसी लॉ एंड रेगुलेशन की इमिनेंट ब्रीच के बारे में पता चलता है, जिससे उसको लगता है कि सब्सटेंशियल हार्म हो सकता है स्टेक होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को, एम्प्लॉयज को, जनरल पब्लिक को, देन बिसाइड्स कंसीडरिंग to communicate the matter to management or TCWG, he needs to consider whether it is required to be communicate immediately to the appropriate authorities like enforcement agencies, tax authorities, revenue authorities, government adjudicating authorities, उनको बताने की जरूरत है क्या। लेकिन जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है वो तो इस एक्सटेंट तक प्रोविजन नहीं देते। सो NOCLAR ने बेसिकली प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स की जिम्मेदारियां बताई है इन रिलेशन टू कम्युनिकेटिंग द नॉन कंप्लायंसेस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशंस टू द एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज ऑन अ टाइमली बेसिस। बट ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सिंसियरिटी के साथ फुलफिल करनी होंगी। ऐसा नहीं कि आपको कोई भी नॉन कंप्लायंस मिली, बिना आपके पास एविडेंस हुए आप जाकर एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज के पास पहुंच गए, उनको जाकर आपने कम्युनिकेट किया कि ऐसे ऐसे मुझे लगता है कि कोई लॉ की नॉन कंप्लायंस हुई है। और लॉ की नॉन कंप्लायंस वो जिनके कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट है दैट कैन कॉज फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल हार्म्स टू द स्टेक होल्डर्स। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टॉपिक NOCLAR and SA 250। फर्स्ट वन, NOCLAR एप्लीकेबल है ऑडिट एज वेल एज अदर एंगेजमेंट्स पर, लेकिन SA 250 वो लिमिटेड है ऑडिट एंगेजमेंट्स के ऊपर। SA 250 ने बात की है डायरेक्ट लॉस की एंड इनडायरेक्ट लॉस की, लेकिन जो NOCLAR है वो इससे एक स्टेप आगे बढ़ता है और बात करता है
उन सारे लॉज की जिनकी नॉन कंप्लायंस के कॉन्सिक्वेंसेस हार्मफुल इफेक्ट रखने की पावर रखते हैं। एनओसीएलआर में स्टेक होल्डर्स में इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉय, जनरल पब्लिक सभी कवर हैं, बट एसए 250 ने एसए 250 ने एज सच कोई स्टेक होल्डर की डेफिनेशन ही नहीं दी। देन एनओसीएलआर कहता है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस के अंदर जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है उसकी यदि नॉलेज में कोई ऐसी इमिनेंट ब्रीच आती है जिससे उसको लगता है कि सब्सटेंशियल हार्म हो सकता है स्टेक होल्डर को, देन हैविंग कंसीडरिंग दैट कि मुझे ये मैटर मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को बताना है, ही नीड्स टू कंसीडर वेदर इट नीड टू बी रिपोर्टेड टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज, एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज ऑन ए टाइमली बेसिस, ताकि इस हार्म को रोका जा सके। बट एसए 250 के अंदर इतने डिटेल्ड प्रोविजन एज सच अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स इन एनओसीएलआर। एसए 250 की अपनी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी एनओसीएलआर में है। एनओसीएलआर में कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स भी हैं। रिवाइज्ड कोड over and above require the professional accountant to follow the additional documents requirements as under. Number 1, मैनेजमेंट एंड गवर्निंग बॉडी ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है इस मैटर पर। जब आपको कोई नॉन कंप्लायंस पता चला था, देन आपने उस नॉन कंप्लायंस को इन्फॉर्म किया टू द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, हाउ दे रिस्पॉन्ड, हाउ दे रिस्पॉन्ड। कोर्स ऑफ एक्शन जो आपको लगता है होना चाहिए, जो जजमेंट्स आपने ली हैं, जो डिसीजंस आपको लगता है कि ये नॉन कंप्लायंसेस के इफेक्ट को कम कर सकते हैं, वो डिसीजंस हैविंग रिगार्ड टू रीजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी टेस्ट। बिसाइड्स दिस, वी नीड टू डॉक्यूमेंट हाउ अकाउंटेंट satisfied himself that responsibility of public interest has been fulfilled. So 3 documentation requirement और हैं। Number 1, how the management and governing body respond to this matter. Number 2, the course of action the accountant considered, judgments made and decisions that were taken. And third one, how the responsibility towards the public, responsibility of public interest, how it is been fulfilled. So ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये 3 मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, कोर्स ऑफ एक्शन जो अकाउंटेंट ने कंसीडर किया, उसने जजमेंट्स कैसे ली, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पब्लिक इंटरेस्ट को फुलफिल किया गया। इन 3 मैटर्स के अलावा जो बाकी ऐसे 250 की डॉक्यूमेंटेशन है वो तो करनी ही करनी है। ये डॉक्यूमेंटेशन, इट इज in addition to complying with the documentation requirement under the applicable accounting standards, और ये accounting standards की documentation requirement है। Prepare the documentation sufficient to enable an understanding of significant matter that arise during the audit, conclusion reached and the judgments made in reaching those conclusion। ये ऐसे 250 की documentation है। Documentation of discussion of significant matters with whom? With the management, with the TCWG and others person. Documentation of discussion of significant matters. उसमें क्या क्या चीज, क्या मैटर डिस्कस किया गया, कब डिस्कस किया गया, एंड विद whom the discussion takes place. ये बात एसए 230 में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी लिखी गई है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिस्कशंस में। थर्ड वन, document the identified or suspected non-compliance and result of discussions of this matter with the management, TCWG and other parties outside the entity। तो ये तो 3 जो एसए की डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो, प्लस 3 एडिशनल मैटर जो एनओसीएलआर ने कहे हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, हाउ मैनेजमेंट रिस्पॉन्ड टू दिस मैटर, course of action the accountant considers, decision taken, conclusion reached and how the responsibility towards public interest has been fulfilled। तो ये हमारा एक टॉपिक था प्रोफेशनल एथिक्स का इन रिलेशन टू एनओसीएलआर,
जो स्टडी मटेरियल के अंदर ऐड ऑन किया गया है। तो अब इसके अंदर क्वेश्चन यदि बनाना चाहें तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है पूछा जाना, क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स के अंदर टॉपिक वैसे ही इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके ऊपर केस स्टडीज, एक से एक केस स्टडीज बनाई जा सकती है। बट नया टॉपिक है, एग्जामिनर को लगे कि हां मुझे इस पर क्वेश्चन बनाना चाहिए, देन क्वेश्चन बना सकता है। व्हाट आर द डिफरेंस क्वेश्चन बना सकते हैं, व्हाट आर द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट अंडर एनओसी एलएआर ओवर एंड अबव द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। What is the difference between the requirements under NOC LAR and the SA 250 in relation to compliance with law and regulations? Applicability पर कोई भी क्वेश्चन यदि बनाना चाहे तो बना सकता है, बट मेरी ओपिनियन के हिसाब से इस मैटर के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनता है, केस स्टडी बनती नहीं। और प्रोफेशनल एथिक्स ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम केस स्टडीज आती है। सो एक बार लर्न कर लीजिएगा, हो सकता है नया टॉपिक कंसीडर करके एग्जामिनर पेपर सेटिंग के टाइम इसके ऊपर भी कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन फ्रेम कर दे। सो दिस इज ऑल फॉर एनओसी एलएआर। तो इस सेशन को करेंगे ओवर और मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।